नमस्कार, आदाब। मैं हूं तहसीन पुनाला, मेरे साथ है मेरे छोटे भाई शहजाद पुनाला। दो भाइयों का शो भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। ये देखकर पतंगे हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक सूबा, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ इस बात पे इकट्ठा होती है कि गाय को मारा गया, काटा गया और वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है। जांच इस बात की हो रही है कि गाय काटी गई या नहीं, और जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा वो शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। क्या इस वक्त ये देश की हालत है? इस पर हम डिबेट करने के लिए इकट्ठा हुए। आज इस डिबेट में हमारे साथ हो गए देश रत्न निगम, जो है RSS विचारक। हमारे साथ हो गए आशुतोष मिश्रा जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक है। विवेक श्रीवास्तव जी, जो CPI के नेता है। और राहुल चक्रवर्ती, जो TMC के समर्थक है। बिल्कुल। और भाई वर्सेस भाई राजनीति के इकलौते और पहले पारिवारिक शो में चर्चा इस बात की भी होगी कि जब देश की सबसे बड़ी लिंचिंग मतलब सिख दंगे हुए और उसमें कांग्रेस के नेता शामिल पाए गए, तब 1984 से लेकर अब तक कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कभी भी कोई अवार्ड वापसी नहीं की, कभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। और आज के कुछ सवाल जो बड़ी बहस का हिस्सा बनेंगे वो यही है कि मोदी को हराना है इसलिए मुसलमानों को डराना है। दूसरा सवाल, 2019 के लिए क्या इलेक्शन मोड में आ चुका है बुद्धिजीवी गैंग? तीसरा सवाल, संवैधानिक संस्थाओं को किससे खतरा है? चौथा सवाल, बंगाल में डर दिखाकर सियासत कर रही है ममता बनर्जी जी। और पांचवा सवाल कि रथ यात्रा से बीजेपी क्या छीनेगी ममता का किला? इन 5 सवालों पर होगी बड़ी बहस भाई वर्सेस भाई में। और आज का ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है। बिल्कुल, आज का ट्विटर पोल का सवाल लाइव हो चुका है। और आज का सवाल है, 2019 के लिए क्या असहिष्णुता गैंग फिर से एक बार इलेक्शन मोड में आ चुका है, एक्टिव हो चुका है, अपना एजेंडा आगे कर रहा है? मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है बिल्कुल हाँ, और मेरा यानी तहसीन पुनावाला का दावा है बिल्कुल नहीं। तो क्या आप छोटे भाई शहजाद पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या बड़े भाई तहसीन पुनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को दिखाया जाएगा लाइव भारत के इकलौते लोकतांत्रिक शो पर। और भाई वर्सेस भाई में पहला सवाल है कि क्या मोदी को हराना है इसलिए मुस्लिमों को डराना है? यह सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने सरफरोश में गुलफाम हसन का किरदार निभाया था, उनका यह मानना है कि हिंदुस्तान में अब उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है उनके बच्चों की लिंचिंग हो जाएगी। उन्हें लगता है कि भारत में और समाज में बहुत जहर फैल चुका है और गाय को भी ज्यादा तवज्जो मिलती है यहाँ पर इंसानों से और पुलिस इंस्पेक्टरों से ज्यादा। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कल तक तो शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बड़े बजट के एक्टर्स सामने आके अवार्ड वापसी, असहिष्णुता गैंग का हिस्सा बन रहे थे, पर लगता है नोटबंदी के बाद आजकल कंधे जो मिल रहे हैं वो भी नसीरुद्दीन शाह जैसे कंधे ही मिल रहे हैं। भ्राताश्री, और आप अपना जवाब दें उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ अमन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। पर भ्राताश्री, थोड़ा बजट तो बढ़ाते, जो शाहरुख खान, आमिर खान से कहलवाते थे 2015 में इलेक्शन बिहार के थे तब। अब तो लगता है कि नसीरुद्दीन शाह के कंधों से आप गोली चलाना चाहते हैं क्या? सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं अमन भाई का। देर आए दुरुस्त है। और शहजाद, बजट बड़ा और छोटा नहीं होता, सोच बड़ी और छोटी होती है। जो भाजपा की सोच छोटी है, जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो नसीरुद्दीन शाह जैसे एक वेटरन एक्टर्स के लिए। तो हम डेटा पर बात करते हैं। डेटा बताता है 90% जो गाय को लेके वारदातें हैं, हिंसा की वारदातें बढ़ गई 2014 से, जब से मोदी जी की हुकूमत केंद्र में आई है। और 80% जो ये वारदातें होती है उन सूबों में होती है जहां पर मोदी जी की यानी कि भाजपा की सरकार, भाजपा की हुकूमत है। और आपको मैं फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश में जांच इस बात की हो रही है कि गाय कटिया नहीं, इस बात की नहीं हो रही है कि इंस्पेक्टर को कैसे मारा गया, और जिसने इंस्पेक्टर को मारा वो शहीद का दर्जा मांग रहा है। मैं आशुतोष मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। आशुतोष मिश्रा जी, 1987 में नसीरुद्दीन शाह को पद्मश्री मिला। ये 84 के 3 साल बाद था। 84 में क्या हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सज्जन कुमार को दोषी भी पाया है सिख दंगों में, नरसंहार में मैं कहूँगा। उसके बाद उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तब उनको नहीं लगा कि सिख दंगे और नरसंहार जो हुआ, जिसमें 3,500 से ज़्यादा सिखों को मारा गया, तब उनको ज़रा सा ये बात कहनी चाहिए थी कि कितना डर का माहौल है भारत में, क्योंकि डर का माहौल था नहीं। अच्छा, और उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, बहुत ही क्लियर था। सज्जन कुमार कहाँ से था भैया? और जो है सबसे बड़ी बात ये है, पार्टी सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये वजह क्यों, ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि आज जो मारा गया है वो तो हिंदू है। और ये यहाँ पे स्तर इतना गिर गया है कि पहले उसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक्सीडेंट था और फिर कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये बड़ा ही साफ है
कि ना केवल मुसलमान, हिंदू को भी डर लगता है कि भाई जो है इनके खिलाफ जो बोलेगा, पहले जो एक एसएचओ जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था उसके बारे में जो है आप सहानुभूति प्रकट करें। मैं देशरतन निगम जी, क्योंकि आरएसएस से है, हिंदू समाज का वो प्रतिनिधित्व भी करता है। मैं भी हिंदू हूँ। नहीं, आप भी हिंदू है, अच्छे हिंदू है। आरएसएस के समर्थक है आप। क्या हिंदुओं को वाकई डर लग रहा है? और आशुतोष जी का कहना है कि सिख नरसंहार जब हुआ तब हिंदुस्तान में डर का माहौल नहीं था, आज है। मेरे ख्याल से उस वक्त जो माहौल था मैंने खुद देखा है अपनी नज़रों से। मैं कॉलेज में उस वक्त पढ़ रहा था, जो हालात थे, जगह जगह धुआं उठ रहा था, लोग मारे जा रहे थे, टायर गले में डाल के आग लगा दी गई थी। वैसा माहौल मैंने उसके बाद आज तक नहीं देखा। तो देशरतन जी, मुझे आपसे सवाल पूछना है। देशरतन जी, हम इस मुद्दे पर रुके और इसमें सवाल आपको जवाब इन चीज़ों का देना होगा कि जब अखलाक की मौत हुई, एक यूनियन मिनिस्टर जाके जिन्होंने उसकी मृत्यु की, उस पर तिरंगा लहराया, तिरंगा जो शहीदों पर लहराया जाता है। उसके बाद जिन्होंने लिंचिंग की झारखंड में, एक यूनियन मिनिस्टर उनको कॉन्विक्ट हुए, उनको फूलों का हार पहनाता है, माला पहनाते हैं, और अब शहीद का दर्जा मांगा जाता है उसके लिए जिसने एक इंस्पेक्टर को मारा। क्या आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जहर फैलते जा रहा है? आप इसका भी जवाब दीजिए, पर ये भी बताइए कि नसीरुद्दीन शाह जैसे वेटरन एक्टर्स, और ये जो लिस्ट है मेरे पास पूरी, जिन्होंने अवार्ड वापसी की है 2015 में चुनाव से पहले, उस समय उन्होंने कोई अवार्ड वापसी सिख दंगों के बाद क्यों नहीं की? देखिए, वो ये लोग जो हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। इनको बहती गंगा में जिसको कहते हैं हाथ धोने वाली बात आ जाती है, कहीं नहीं है। ये सारे के सारे बहुत आराम से अच्छे से अपने घरों में रह रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। और ये सिर्फ इलेक्शन के उस वक्त जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद निकले, और अब इलेक्शन आ रहे हैं फिर निकले बरसाती मेढक की तरह। ये पहला मैं साफ कर दूं, पहले कुछ आमिर खान को भी हल्का सा डर लगा था, लेकिन उन्होंने ना देश छोड़ा, बहुत आराम से तसल्ली से रह रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, अपनी पिक्चर रिलीज भी कर रहे हैं। तो ये और अवार्ड वापसी वाला जो गैंग था, अगर देखिए, उन्होंने कहा तो हम अवार्ड वापस कर रहे हैं, कुछ ने एक दो ने ट्रॉफी भेज दी, उनसे बोला गया जो आपको पुरस्कार राशि मिली वो क्या हुआ? वो जी हम नहीं जानते, हम तो खा गए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दो मुहापन और दोगलापन है, ये शोभा नहीं देता। राष्ट्र के हित में इस तरह की भाषा, इस तरह का विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं अखलाक वगैरह के बारे में, जो कुछ वहां हुआ उसकी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। दूसरा, उस वक्त जो रांची में जो हुआ था झारखंड में, उसमें वहां उनको बेल मिली थी, और कोर्ट ने भी वहां पर उनको कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए थे जिससे लग रहा था कि वो लोग शायद नहीं है। और दूसरा, अभी का जो इंस्पेक्टर का है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसने मारा, ऑब्जर्वेशन नहीं है, कॉन्विक्टेड थे। आप गलत मत बोलिए, आप सवाल पूछिए। एक मिनट कह रहा हूं, उनको हाई कोर्ट से बेल मिली थी, नीचे पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए, हमारे दूसरा नहीं, एक सेकंड मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग हमारे मेहमानों का सम्मान करते, तो हर मेहमान को पूरा बोलने का मौका मिलेगा। आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। और सुबोध सिंह की जहां बात रही, आप कह नहीं सकते कि जिसने मारा उस पर जांच चल रही है, एसआईटी बैठी हुई, किसने मारा और धरपकड़ वहां जारी है पूरी तरह से। और सच्चे जांच इस बात की हो रही कि गाय को जी नहीं, 2 एसआईटी बनी हुई हैं, दोनों विषय पर एसआईटी बनी हुई है, दोनों की जांच चल रही है। गलत मत बोलिए, 2 एसआईटी बनी हुई है वहां पर। अमन सिन्हा जी, मेरा सवाल ये है कि एक विशेष गैंग है और एक पारिवारिक पार्टी उस विशेष गैंग का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। तो ये विशेष गैंग जो है, ये बार बार एक्टिव हो जाता है, और अब ऐसा लगता है कि 2019 के चुनाव से पहले भी ये विशेष बुद्धिजीवियों का गैंग इलेक्शन मोड में आ चुका है इस वीडियो के बाद। शहजाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और भाई वर्सेस भाई है तो डिबेट भाईचारे से होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, आप दोनों ने इसको और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। पर यह बात जरूर कहनी पड़ेगी शहजाद जी, जो आपने कहा कि अगर 20 सबसे बड़े कम्युनल राइट्स दंगे हुए, उसमें से 19 जो हैं कांग्रेस या उनके अलाइज की जो पार्टीज हैं उनके स्टेट्स में हुए, उस समय इन लोगों को अवार्ड वापसी गैंग में किसी ने अवार्ड नहीं वापस किया तहसीन जी। चाहे सिख दंगे हों, चाहे नसरुद्दीन शाह साहब जो हैं, जब इतने बड़े बड़े दंगों में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, मुजफ्फरपुर दंगों के बाद कहीं पे भी इन्होंने कोई अवार्ड वापसी नहीं की। ये नसरुद्दीन शाह वही हैं जिन्होंने जब याकूब मेमन को फांसी लग रही थी तो प्रोटेस्ट किया था जी। और अब इनको डर लग रहा है, हालांकि इनका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ, ना किसी ने कोई थ्रेटन किया। ये अच्छे खासे अपने घर में मजे से रह रहे हैं, सब लोग आनंद से रह रहे हैं। देश ने इनका इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके बाद अपने देश के प्रति इस तरह का भाव व्यक्त करना। तहसीन भाई, 1 मिनट अगर मैं कंप्लीट कर दूं,
ये हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ और हमारे देश में आस्था ना व्यक्त करने का भाव, ये बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो गैंग की ये बात करते हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद गया था और वहां पर केस मैंने जीता, तो मुझे पता नहीं कौन से गैंग की बात करें, लेकिन सवाल आपसे ये है, जब पहले दंगे में किसी भी हुकूमत ने, किसी भी सरकार ने इसे जस्टिफाई नहीं किया जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया, शायद इसलिए लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, गैंग नहीं, इसको कहा जाता है ऑपोजिशन। इस गैंग का एक दूसरा वर्ड जो प्रजातंत्र में इस्तेमाल होता है, तो शायद आप भूल चुके हैं, उसको कहा जाता है ऑपोजिशन पार्टीज। और ऑपोजिशन पार्टीज और ऑपोजिशन का काम प्रश्न करना है, प्रश्न करेंगे, और जो सत्ता पक्ष के अंदर है उनकी ये ड्यूटी है कि हमारे प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनकर के उसका उत्तर दें। दूसरी बात, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। बड़े दंगे हो गए, मैं आज बात खुश हूं। सबसे बड़े दंगे हो गए। नसीर भाई पे आते हैं। इस समय ये प्रश्न नहीं उठाया। नसीरुद्दीन शाह का जहां तक सवाल है, जो सरकार थी उसमें नसीरुद्दीन शाह, आई वांट टू स्पीक ऑन नसीर आल्सो। तो मैं तो नसीरुद्दीन शाह के भाई जमीरुद्दीन शाह डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी थे, उसके बाद वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे। इट्स अ रेनाउंड सेक्युलर फैमिली। और दुख की बात यह है कि इस तरह की फैमिली, उनके भाई का नाम क्यों बीच में, इसलिए क्योंकि अगर नसीरुद्दीन शाह की करतूतों के लिए अमीरुद्दीन कोई करतूतें नहीं है। अगर एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुसलमान ने तहसीन भाई की करतूतों के लिए मुझे बीच में थोड़ी लाएंगे, इसका मतलब ये स्थिति चिंताजनक है। It should not be taken lightly. अच्छा, इंटेलेक्चुअल मुसलमान क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मुसलमान क्या होता है? इंटेलेक्चुअल नागरिक होता है। इसलिए क्योंकि इस देश मुसलमान भी, इंटेलेक्चुअल मुसलमान, इंटेलेक्चुअल हिंदू, इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण, इंटेलेक्चुअल दलित स्थिति, उसको भी आपने सुनिए शहजाद भाई, इस देश में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं रही, मुझे और ना दलितों की रही। मुझे एक बात बताइए जी, मुझे एक बात बताइए, आप खुल के आज मान रहे हैं कि जो पत्रकार, जो तथाकथित पीआईएल डालने वाले लोग हैं, प्रशांत भूषण, ये लोग, ये ऑपोजिशन का हिस्सा है ना? आपने खुद ने कहा कि ये ऑपोजिशन है, तो आप मान रहे हैं ना कि ये कोई निष्पक्ष नागरिक नहीं है, ये ऑपोजिशन है। इसमें निष्पक्ष बहुत अच्छी बात है। राहुल चक्रवर्ती जी, राहुल चक्रवर्ती जी, ठीक है, राहुल चक्रवर्ती जी, पार्टी भी अगर आपको मालूम होगा, नहीं उनकी पार्टी भी है, वो पार्टी में आम आदमी, वो हर 6 महीने में पार्टी से निकाले जाते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं। पर राहुल चक्रवर्ती जी, नसीरुद्दीन शाह के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा, उन्होंने 2016 में राजेश खन्ना को पुअर एक्टर कह दिया, याकूब मेमन की वकालत करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो देश के लिए इतना क्रिकेट खेल के इतना नाम सम्मान कमाता है, उनका बिहेवियर उनको पसंद नहीं आता है। तो मतलब जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, नसीरुद्दीन शाह को शायद लगता है कि वो ठीक नहीं है। तो भारत के विषय में भी उनकी सोच ऐसी है, या और कोई तरीके की चीज है जो आप लोग इनके कंधों से करवाना चाहते हो? क्योंकि अब तो खुले खुले विवेक श्रीवास्तव जी ने कह दिया कि ये सारे लोग ऑपोजिशन है, नसीरुद्दीन शाह भी ऑपोजिशन है। नॉट ऑपोजिशन। अरे अभी आपने कहा, अभी तो आपने कहा ऑपोजिशन डाला, दैट इज ऑपोजिशन पार्टी। अच्छा, मैं राहुल जी से पूछूं, उनके तरफ से ऑपोजिशन पार्टी होगा, मत कहिए, उनका मुखौटा होगा, तो आपका मुखौटा है क्या? वो कह रहे हैं ऑपोजिशन आपकी तरफ से है, वो नसीरुद्दीन शाह, या कांग्रेस की तरफ से है? किसकी तरफ से, क्लियर कर दीजिए। देखिए पहला बात तो ये है जी, देश का माहौल एक ऐसा पैदा हो गया। पहला बात तो देखिए, 1984 का जो बात हो रहा था, उस टाइम जो हालात था, उस हालात अगर सही नहीं था, अगर वो भी ठीक नहीं था, सही नहीं हुआ था, तो आज भी हो रहा है जो देश पे, वो भी सही नहीं हो रहा है। अगर वो मानने के लिए, अगर वो सही नहीं था, उस टाइम ये सही नहीं था, तो आज भी जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। आज का माहौल भी ऐसा हो गया। साफ बोलिए, 30,000 सिखों का कत्लेआम और डरने का माहौल पैदा पे भी बात करिए ना, सब गुजरात में भी बात करिए, आप गुजरात में बात करिए। राहुल की बात सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। अमन जी, आपके पास राहुल अपनी बात नहीं, बात उसका नाम भी सुबोध कुमार सिंह था। गो हत्या का नाम पे पूरा हिंदुस्तान में जो तमाम शोर बचा कर रख गया, जो चीज हो रहा है, जिसको मारा गया वो पुलिस करता था, वो भी सुबोध कुमार सिंह था। अमन भाई, मैं आपसे सवाल, जो था जिसको मारा गया एनकाउंटर में, वो भी विवेक तिवारी था। अमन भाई, आप भाजपा से आते हो, आज तो मौत का एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। ठीक है अमन भाई, मेरा आपसे सवाल सीधा है, आप भाजपा से आते हो, रूलिंग पार्टी से आते हो। हमारे वजीर आजम सबसे पहले मॉब लिंचिंग को एक्नॉलेज ही नहीं किया, उन्होंने कहा इन्हें मत मारो मुझे मारो, उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की। इसके बाद जो डेटा है, होम मिनिस्ट्री का डेटा है, क्लियरली बताता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है। तो जब ये घटनाएं बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी फैल रहा है, तो क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि इसे बंद करे? आप दूसरों को गालियां क्यों देते हो? देशद्रोही क्यों कहते हैं? इसमें मैं पार्ट बी भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि पार्ट ए हमेशा मेरे भाई करते, तो पार्ट बी ये है कि देश में इतनी असहिष्णुता है, इतना इंटॉलरेंस है कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश भारत है,
और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर भारत के लोगों को बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, पहले तो तहसीन जी, आपने भी स्वयं देखा है, प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली कहा है कि कोई भी इस तरह की वायलेंस में इंडल्ज करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनके शब्द नहीं है, एक डोजियर बनना चाहिए, में ये रिफ्लेक्ट एक डोजियर बनना चाहिए। आज तक नहीं बना है डोजियर। नहीं, बिल्कुल बना है। और जो पिटीशन थी आपकी, जो कम्युनल राइट्स और जो लिंचिंग पे थी, उस पे भी सभी की सभी स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उस पे कार्रवाई कर रही है। और हमारे शहजाद भाई ने सही कहा कि जब पूर्व में ये जितनी घटनाएं हुई तो इन लोगों का सिलेक्टिव आउटरीच नहीं जागा। और हमारे मित्र यहाँ जो बैठ के कंपेयर कर रहे हैं 84 सिख दंगों में आउटरीच नहीं किया। आज आउटरीच करना गलत बात है। 30,000 सिखों का कत्लेआम, आज आउटरीच अगर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कन्विक्ट हुए। और मैं बताता हूं तहसीन जी, 2002 के गुजरात राइट्स, आप दोनों लॉयर्स हैं, 2002 के गुजरात राइट्स में अगर किसी राइट के केस में सबसे ज्यादा कन्विक्शन हुए तो वो 2000 गुजरात के दंगों में हुए। वो स्टेट गवर्नमेंट ने इंश्योर किया, सिक्योर किया। और सिख दंगों में बाकी जितने दंगे, भागलपुर के दंगे, 40-50 साल पुराने दंगे के मैटर्स, उसमें एक कन्विक्शन नहीं हुए थे। जब यहाँ पे SIT बनी, देखिए श्रीमान जी, आप कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिए। अगर आपके पास कुछ तथ्य है तब आप बीच में मत जंप करिए, बीच में जंप मत करिए। जहाँ पे 30,000 लोगों का कत्लेआम हो गया, वहाँ एक कन्विक्शन नहीं था। सरकार ने SIT फॉर्म की, इन्वेस्टिगेशन हुए, उसके बाद पहुंचा। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की और बाकी दलों की सरकार। 10 साल जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला, उसमें भी 2 शब्द बोल दीजिए आप। नहीं, आपको बार-बार विवेक से बात जी, आप नहीं, एक बड़ी विचित्र कहानी देश के परिवारों को बताना चाहता हूं। वैसे तो तथाकथित वामपंथी है, पर अमेरिका का सर्टिफिकेट इनके लिए बहुत है। सर्टिफिकेट की बात नहीं है, कम से कम चाइना का सर्टिफिकेट ले मांगते हैं। मोदी जी को चाइना का वीजा, आपके चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला और ना कटी थी देश की। नहीं, तो आपको क्यों चिंता हो रही है? आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रेड कार्पेट एक्सटेंड करके प्रधानमंत्री जी का वेलकम कर रहे हैं। 1984 में जा रहे हैं तो मैं 2002 पे ला रहा हूं। पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर हो गए और पूरी दुनिया को वास्तविकता महसूस करिए। वास्तविकता तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने जाकर यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को जाकर उनका संबोधन किया है। तो ये वास्तविकता है। अब चाहे कोई इसको माने या ना माने, संवैधानिक संस्थाओं को किससे खतरा है, ये सवाल क्यों निर्माण होता है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक गैंग है, एक ग्रुप है, एक पारिवारिक पार्टी है, कुछ लोग हैं। जब फैसला उनके फेवर में आता है तब तो वो संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, CAG हो, चाहे वो सेना हो, या चाहे वो और EVM और इलेक्शन कमीशन हो। जैसे अब हाल ही में 3 चुनाव के नतीजे आए हैं तो EVM ठीक है, पर जब फैसला किसी मामले में उलट आता है तो वो सेना से लेकर IAF के चीफ तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर संवैधानिक संस्थाओं को उनका अपमान करने से नहीं चूकते। तो सवाल इसमें यह निर्माण होता है कि कांग्रेस के लिए और ऐसी पार्टियों के लिए लोकतंत्र से ऊपर परिवार तंत्र है क्या हाथ के साथ जो नहीं वो बिल्कुल काम का नहीं? ये संदेश है क्या भ्राताश्री? बिल्कुल ये संदेश नहीं है, क्योंकि जब वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हाल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब, क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? जब हुड्डा साहब जिन्होंने वो ऑपरेशन किया सर्जिकल स्ट्राइक का, वो कहते हैं कि इसे जो आज की हुकूमत है इसे मिल्क कर रही है अपनी सियासी फायदे के लिए, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए? जब CBI वर्सेस CBI कोर्ट में हो रहा है और दोनों CBI के अपॉइंटीज, वजीर आजम के अपॉइंटीज कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्या उसमें कांग्रेस का हाथ आपको दिखता है? तो मेरी बात खत्म होने दीजिए। मुझे ये सवाल अमन भाई से एक सवाल पूछना दीजिए, क्योंकि सवाल देश का है, सवाल देश का है। अमन जी आप मुझे ये कैसी हुकूमत है कि हर एक संस्था आकर लड़ रही है, RBI लड़ रहा है और आप दोष विपक्ष पे डाल रहे हैं? वजीर आजम के भाषण में विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है कि RBI के चीफ को भी विपक्ष ने कहा रिजाइन करे, उर्जित पटेल को। नहीं, देखिए तहसीन जी, जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात है, आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा कुठाराघात अगर हुआ संवैधानिक संस्थाओं पे तो तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने देश पे इमरजेंसी लगा दी थी। और उसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ था आप सब लोगों को जानकारी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जितने भी संस्थाएं हैं उनको अपनी स्वायत्तता दी गई है, चाहे RBI हो, चाहे CBI हो। और जहां पे गवर्नर ने रिजाइन किया प्रेशर में, किसने कहा प्रेशर में रिजाइन किया?
नहीं देखिए वो गलत मिसरीडिंग है। मैं अगर आपके सवाल का जवाब दे दूं, दिशा निर्देश आज आरबीआई पे उनका प्रेस नोट आप लोग लॉयर से आपने देखा, आरबीआई पे पर देखिए गलती वो होती है जब संवैधानिक संस्थाएं अगर आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, अगर आपस में कोई विषय को डिस्कस कर रही हैं, कहीं पे डिसएग्रीमेंट भी हो, उसमें पॉलिटिक्स रीड करना वो गलत, पॉलिटिक्स रीड करना गलत है। और जो लोग पॉलिटिक्स उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं वो उन संस्थाओं को डिमोलिश कर रहे हैं। तहसीन जी, किसने सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने जाके प्रोटेस्ट किया था? राहुल गांधी जी ने किया था शहजाद जी। उन्होंने कहा कि 4 जजेस में से एक जज थे जिनका झगड़ा था सरकार के साथ। सरकार की मंशा अगर तानाशाही वाली होती जैसी इंदिरा गांधी की थी तो सुपरसीड कराते और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाते। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस है। वही रंजन गोगोई ने रफाल के मामले में फैसला दिया जिसको आज राहुल गांधी मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, जेपीसी का जो है जांच होनी चाहिए। मुझे पूरा करने दीजिए भ्राताश्री। उसके अलावा जब ईवीएम का राग अलाप रहे थे, जब चुनाव हार रहे थे, तब तो ईवीएम का राग अलाप रहे थे, ईसी कमीशन भी खराब था। और आज 3 स्टेज जीते हैं तो ईवीएम पे कोई बात नहीं हो रही। तो मेरा सवाल है आपसे, देश के परिवारों को एक चीज बतानी है कि सबसे पहली बात, आज सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हुकूमत चीफ जस्टिस को ओवरशैडो करे और दूसरा चीफ जस्टिस बिठाए। इट इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, ईवीएम के मामले में आज पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। It is not possible। जो भी कहता है उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। हम लोग इस चर्चा में देखिए ये भ्राताश्री चाहते हैं कि दिशा निर्देश हो, पर मैं दिशा निर्देश नहीं, आप चाहते हो गलत चीज। पहले तो ये फैक्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फाइनल फैसला जो होता है, अगर सरकार चाहती तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, सुपरसीड करा सकती थी, नहीं किया। पर मेरा सिर्फ सवाल इतना है, जो हाथ के साथ नहीं वो काम का नहीं, क्या है संवैधानिक तंत्रों की आप मर्यादा नहीं समझते? पहले से शुरू करते हैं। जो आपने बात करी ईवीएम की, आपने शायद राहुल गांधी को सुना नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ईवीएम पे आज भी शक है और ईवीएम कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता, ये उन्होंने आज भी कहा। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जब आते हैं रफेल पे, तो रफेल पे साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई चीजें जिस पे जेपीसी की मांग हो रही है वो उसके दायरे के बाहर है। और तो सरकार खुद ही कह रही है कि टाइपो अर्धसत्य बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा हुआ है एक सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है, जिसका मतलब एविडेंस है उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा और वो उसके दायरे के बाहर है। जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आपको लगता है कि विपक्ष संस्था को कमजोर कर रहा है या सरकार की नीतियों की वजह से कमजोर हो रही है? कोई भी सरकार अपनी संस्थाओं को कमजोर नहीं करती। ये है इमरजेंसी का एक ऐसा वातावरण था जब कमजोर की गई और सारी संस्थाएं, जब उन 4 जजों ने, मैं अभी भी कहता हूं बहुत गलत किया, जिसका शायद वर्षों लग जाए उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अभी वो चीफ जस्टिस है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने गलत किया उन 4 जजेस ने। इस तरह का कभी नहीं होना चाहिए, शायद भविष्य में कभी होगा भी नहीं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपने बोला अच्छा काम नहीं कर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम करने लगा। जजमेंट आफ्टर जजमेंट्स आए, बहुत अच्छे जजमेंट्स आए। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने उंगलियां उठा दी थी, इलेक्शन कमिशन ने बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट किया। अहमद पटेल का जब सबका कमेंट आशुतोष जी, माओइस्ट यूपीए के सरकार में माओइस्ट थे, अब अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। एनआरसी ममता दीदी के लिए तब मुद्दा था, आज एनआरसी नहीं होना चाहिए। आज सेना झूठी, कैग झूठा, सुप्रीम कोर्ट झूठा, सच्चा कौन है वो बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने झूठा नहीं कहा है। अच्छा, तो महाकोर्ट का उदाहरण देता हूं, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जहां तक रफेल का सवाल है, सर ऑफसेट पार्टनर का चॉइस, व्हाई अनिल अंबानी ओनली? आप पहली चीज, आप सवाल का जवाब दीजिए, मुझे उत्तर देने, सवाल का जवाब है। आपने सुप्रीम कोर्ट का उसका आंसर देता हूं, इम्पीचमेंट लाके झूठा नहीं करार दिया क्या? क्योंकि फैसला आपके हक में नहीं है। अभी इस वक्त लेट मी स्पीक। हमारा सिर्फ ये कहना है ऑपोजिशन का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है। आपने प्रेशर डाल करके अनिल अंबानी को जबरदस्ती ऑफसेट पार्टनर बनवाया। Please listen to me. सुप्रीम कोर्ट झूठा नहीं झूठा, एयर चीफ झूठा, एयर चीफ झूठा, एयर चीफ झूठा। आप एक सिलेक्टिव जजमेंट को, आप एक अमन जी आपके पास आता है, आप एक सिलेक्टिव जजमेंट की बात कर रहे हैं। कैग पे कोई नहीं, और एक मिनट, सर 1 सेकंड, आपकी बात, सर 5 सेकंड, इनको ये बोलने दीजिए। सर सीबीआई के बारे में आप क्या कहेंगे?
वो इसको खत्म करते जा रहे हैं। माल्या सीबीआई की बदौलत आ रहा है। एक लोकपाल होना था इस देश में, 2014 से 2018 आ गया है। लोकपाल का क्या स्टेटस है? मोदी जी ने क्या किया है जरा बताइए। आप कांग्रेस उसको बॉयकॉट कर रही है, बॉयकॉट कर रही है। नहीं चाहते लीडर ऑफ अपोजिशन। आप लोकपाल से डरते हैं सर, आप लोकपाल से डरते हैं। एक संस्था कमजोर हो रही है, ना लोकपाल 4 साल हो गया। हर एक संस्था कमजोर हो रही है, यहां तक कि सीएजी जो अपनी रिपोर्ट है उसमें दाम भी नहीं बता रही, जो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ। ये आपको नहीं लगता? और यहाँ पर मीडिया पर जो हमारा फ्रीडम इंडेक्स से हम गिर चुके, तो हर एक संस्था कमजोर नहीं हो चुकी है? देखिए, पहले तो मैंने जैसा कहा भाई वर्सेस भाई है, भाईचारे से डिबेट करिए। जहां तक ये प्रश्न हो रही थी अभी 4 चीफ जस्टिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कहना चाह रहा हूं एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते कि चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पॉलिटिकल डोमेन में ना घसीटा जाए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस समय भी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको पॉलिटिकल डोमेन में ड्रैग ना किया जाए। उसमें उन्होंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बहुत केपेबल कॉम्पिटेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आने के बाद उन्होंने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं, और अपने टेन्योर में जहां जहां रहे उन्होंने अच्छा काम किया है। पर तथ्य यह है कि कोई भी अगर जुडिशियरी को पॉलिटिकल डोमेन में ये इसलिए ड्रैग करेगा क्योंकि एक जजमेंट उनके हक में नहीं आया, तो ये बहुत ही मिसरीडिंग होगी। इसको नहीं करना चाहिए, हम सब लोगों को इससे बचना चाहिए। राहुल जहां तक राफेल का मामला है, अगर मैं जवाब दे दूं जल्दी से शहजाद भाई, इन्होंने बात की ऑफसेट पार्टनर्स की, आप लोगों ने जजमेंट पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा होगा शायद। कोर्ट ने कैटेगोरिकली होल्ड किया, पहला इसमें सरकार का कोई लेना देना ही नहीं था कि कौन ऑफसेट पार्टनर। ऑफसेट पार्टर आप जजमेंट जाके पढ़िए, नहीं कहा क्या मतलब है, उन्होंने पढ़ा नहीं। अब मैं अगर आप जजमेंट जाके बहस करिए, बहस मैं नहीं करता। विवेक जी, आप मिसकोट कर रहे हो। अमन जी, मुझे राहुल जी को लाने दीजिए, वो काफी देर तक कंप्लीट। नहीं, मैं राहुल जी को एक बार शामिल करना चाहता हूँ। राहुल जी, आप मुझे बताइए कि मोदी सरकार को जो निर्देश मिलता है कोर्टों के द्वारा, वो तो उसका पालन करते हैं। फैसला जब आता है उसको नहीं मानने का काम होता है तो विपक्ष के द्वारा होता है। तो कोर्ट को तो चुनौती देने का काम, संस्थाओं को चुनौती देने का काम, ये तो विपक्ष के डीएनए में है। तो किससे खतरा है संवैधानिक संस्थाओं को? विपक्ष से। सुनिए, एक बात बोलिए, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जो आप इतना जो कह रहे थे आप, पहला बात तो कोलकाता हाईकोर्ट अगर कोई राय दिया होगा तो उसको पालन करना भी हम लोग का फर्ज है, वो हम लोग का काम है। बात दो नहीं है, बात यह संवैधानिक जितना संस्था था, एक सवाल है कि आप इसे अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले को आप अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में? ये चीज टोटल सुनिए, हमको थोड़ा कहने दीजिए। ये टोटली पोलिटिलाइज्ड हो जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे दूसरा संस्था हो, चाहे कुछ भी हो। आप देखिएगा हर चीज को राजनीतिकरण करके जो प्रयत्न हो रहा है, ये भाजपा की वर्तमान हुकूमत से ही हो रहा है। तो ये हम लोग देखा, इसका फलस्वरूप क्या हुआ? कोई सीबीआई का कर्ता ने उसके ऊपर आरोप लगा रहा है रिश्वत खिलाने का। राहुल जी, एक मिनट, आप मुझे, आपको मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। राहुल जी स्टॉप। आपने कहा कि भाजपा कर रही है, मुझे आप तुरंत देश के परिवारों को 2 उदाहरण दे दीजिए। आज का जमाने में कभी हिंदुस्तान ऐसा इंटरेस्ट देखा है? कभी जो सीबीआई में जो हो रहा है, उदाहरण, स्पेसिफिक 2 उदाहरण। ये तो इतिहास में पहला हुआ हिंदुस्तान में। सर 2 उदाहरण तो देखा है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको सीबीआई का बात। आशुतोष जी, आप पत्रकार पर आप सीनियर पत्रकार नहीं, सीनियर कांग्रेसी है। आप सीनियर कांग्रेसी को जो है उनके थ्रू जो है, जो जिस तरह से दोनों को छुट्टी पे भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एडजुडिकेट कर दिया। और मध्य प्रदेश में जनता ने राय दे चुका है, और जनता ये देख कर अगला 19 साल में और भी ज्यादा राय देगा। ये दोनों कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं के पास, और माफ कीजिए, एक सीनियर पत्रकार और टीएमसी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। माता की, भारत माता की। हमेशा मानते हैं कि यह तानाशाही पर करारा तमाचा है। गणतंत्र बचाओ यात्रा बंगाल को बचाएगी और ममता जी के अंतिम यात्रा की नींव डालेगी। तृणमूल क्या करेगी? वो तो बंगाल में ही वो खाड़ी में समा रही है। आधा पैर उनका बंगाल खाड़ी में है, आधा पैर बंगाल के धरती पर है। उनका आदमी कहते हैं, एकदम उसका घंटी, लास्ट घंटी बज जाएगा और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं होने होगा।
वो हमको डरा नहीं रही है, वो एक्चुअली खुद डरी हुई हैं, इसलिए उनको हर किस्म का घंटी सुनाई दे रही है। अभी ये जुडिशियल विक्ट्री है, बड़ा बेशरम सरकार है ये, इससे कुछ सीखने वाले हैं नहीं, इनको आगे भी जुडिशियल लड़ाई लेके जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। बंगाल में डर दिखाकर सियासत कर रही है क्या ममता बनर्जी? राहुल जी, आपसे सवाल यही है कि बंगाल में आपको अमित शाह और मोदी की रथ यात्रा से इतना डर लग रहा है क्या? वहां पे उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, उनकी वोटों की तादाद बढ़ रही है, तो उनके रथ यात्रा को लाल झंडी दिखा रहे थे पर नाकाम हो गई। बहुत अच्छी बात है शहजाद जी, जवाब देने का हमको मौका दीजिएगा 2 मिनट। जी पूरा मौका है, का फ्लोर है, जवाब देने का 2 मिनट मौका दीजिए हमको। पहला बात तो ये है, अगर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का रथ यात्रा होता सही तरह से तो इसमें कोई डर लगने की बात नहीं था, मगर डर तो दूसरा चीज से लग रहा है, शंका लग रहा है। जो हिंदुस्तान में पूरा पोलराइजेशन चल रहा है धर्म का नाम पे, और धर्म का लिए रथ यात्रा क्यों? अगर गणतंत्र बचाने का बात होता रथ से आपको प्रॉब्लम है? एक मिनट, बगल वाला जो रथ शब्द से प्रॉब्लम है राहुल। जीत क्या है? राहुल सॉरी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा एक्स्ट्रा। राहुल जी प्रोवोकेशन वाला बात है। राहुल जी मुझे तो लगा आपके साथीदार, आपके नामदार अब जो है वो जमींदारी बन गया, आपको रथ से क्या प्रॉब्लम हो गई? बहुत आम तौर पे यूज होता है, चुनावी रथ बोलते हैं हम लोग, राजनीतिक रथ बोलते हैं। हाँ, राम जी का भी रथ है, पर रथ से आपको इतनी एलर्जी कहां से? निकाल रही है आज के दिन तो। आपको ताजिया शब्द बेहतर लगता है? हिंदुस्तान का ताजिया बेहतर है, जैसे रिलीजियस पोलराइजेशन कर रहा है बंगाल में, वही करना चाह रहा है। ममता बनर्जी का बंगाल में ऐसा होने नहीं देंगे। सवाल पूछना चाहता हूं, तो प्रोवोकेशन जवाब दीजिए, जो भाजपा का संगठन नहीं है ये चीज करके फैला है। अगर नोटबंदी अब आप सवाल पूछ लीजिए। आम पूछ रहा है, कोर्ट ने बिल्कुल इजाजत दी है, लेकिन इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शंस दिए कि कहा है कोई भी आप रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं कर सकते, आपको कोर्ट को गारंटी देना पड़ेगा वायलेंस नहीं होगा, और आपके टॉप लीडर्स को कोर्ट में एफिडेविट देनी होगी। चले एफिडेविट तो तोड़ने का आपका पुराना इतिहास है, बाबरी मस्जिद में तोड़ा था, पर बहरहाल कोर्ट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इसमें आपका फायदा कैसा होगा? नहीं, कोर्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी यात्रा या प्रोसेशन में होती है वही रिस्ट्रिक्शन एफिडेविट मांगा है। पर मैं ये जरूर बता दूं, एफिडेविट तो हर जगह जो है अंडरटेकिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, हर यात्रा के समय वो दी जाएगी और उसको अबाइड भी किया जाएगा। पर मैं ये जरूर बता दूं कि हाई कोर्ट ने इस मैटर में तो कई रिपीटेडली कैलकाटा हाई कोर्ट जो है उसको इंटरवीन करते रहना पड़ा है, क्योंकि ममता सरकार जो है कॉम्युनल लाइंस पे काम कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं तहसीन जी, आप भी जानते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट ने इंडाइट किया है ममता की सरकार को कि आप कॉम्युनल लाइन पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और उसी का एक परिचायक है शहजाद भाई। और इस यात्रा में जितने आर्गुमेंट्स यहाँ ये बैठ के दे रहे हैं, सब के सब 2 दिन के आर्गुमेंट्स में सुने गए और सिरे से खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि जितने इनके जो आरोप लगा रहे हैं सब इमेजिनरी है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट किसी तरह की कोई वहां पे नहीं है पेश कर पाए, किसी तरह का तथ्य नहीं पेश कर पाए। और कोर्ट ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल अपने जो है रीजन से यात्रा को इन्होंने डिनाई किया, जहां पे अंग्रेजों के जमाने में दांडी यात्रा के समय गांधी जी को भी इजाजत मिल जाती थी। ये इन्होंने ऐसी हिटलरशाही कर दी कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ये रिस्पेक्ट नहीं कर रही। राहुल जी ने एक बात बहुत अहम की, उन्होंने कहा कि रथ शब्द क्यों इस्तेमाल किया, और मैं देखने लगा कि 27% वहां पे मुसलमान वोट है बंगाल में, और उसके बाद क्या हुआ है, रामधेनु को रंगधेनु बना दिया गया। भगवान राम के बाद जब हनुमान के समर्थक थे वहां पे कुछ पूजा वूजा कर रहे थे, तो वहां पे उनके शांतिपूर्ण जुलूस पे डंडे बरसाए गए। उसके बाद ममता बनर्जी ने मुहर्रम को तो परमिशन दे दी, पर मूर्ति विसर्जन के लिए उन्होंने मनाही कर दी। तो कहीं ना कहीं रथ यात्रा की भी जो ऑब्जेक्शन थी वो यही थी कि हिंदू वोट कंसोलिडेट ना हो जाए बीजेपी के लिए। देखिए, आपने एक चीज और नहीं करी, लिंचिंग जो वहां पर हो रही थी और मार मार के भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं को पेड़ पे लटकाया गया था, वो फोटोएं सारे मीडिया में आई थी। ये आप शायद वो रिपोर्ट है मेरे पास। एक्चुअली मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। एक सेकंड प्लीज रुकिए आप। एक्चुअली मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आप प्लीज फिर से आप गलत बात, वो एसआईटी की रिपोर्ट है मेरे पास। समाज बहुत गलत बात, इस तरह का स्टेटमेंट देना, पंचायत चुनाव में लोगों को पर्चे तक नहीं भरने दिए गए, ये सब भी वहां का हिस्सा है। और रथ से इनको प्रॉब्लम है। सारी पार्टी
पार्टियां हर जगह रथ यात्रा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब लोग रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन बंगाल में रथ नाम से इनको दिक्कत है क्योंकि इनको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है, उनमें डर और भय पैदा करना है। जी, भय पैदा करना है और उस भय से पोलराइजेशन वो करना चाहते हैं। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेनिंग तक नहीं करने दे रहा है। इस तरह के ऐसे हालात वहां पर हैं, मतलब ऐसा डरपोक मुख्यमंत्री मैंने जिंदगी में। मुझे एक मौका दीजिए, जानकारी नहीं है तो तथ्य यहाँ पर है जो जरूरी है। जिनको मारा गया, जो कहते हैं कि मुसलमानों ने मारा, हिंदुओं को मारा गया, वो एक्चुअली बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो एसआईटी की रिपोर्ट है। दूसरा सवाल है, ये यहाँ पर दोनों और पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? बंगाल में पोलराइजेशन इसलिए हो रहा है, कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। ऐसा है, एसआईटी की रिपोर्ट है मेरे पास, कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट यहाँ पर है, एसआईटी की रिपोर्ट। विवेक जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, विवेक जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक सवाल ये भी है, जब वहां पे स्थानीय चुनाव हुए उस समय लेफ्ट की पार्टीज ने भी कहा कि यहाँ पे माहौल तानाशाही का है, ये आपने कहा था, यहाँ पे डिबेट भी किया आपने जी न्यूज पे। आज मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है, उनको रोका गया, कोर्ट ने उसको फैसले को पलटा। आज आप टीएमसी के साथ गठबंधन में हो या आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देश के साथ हैं जी, और मतलब बीजेपी की एक मिनट सुनिए, सच का साथ देने का मतलब ये नहीं होता हम टीएमसी के साथ हो गए या बीजेपी के साथ हो गए। सच आज कोर्ट का जो फैसला सच ये है सर, मेरी बात पूरी करने की पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ना, आप एक राजनीतिक दल के नाते। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, लेट मी आंसर स्ट्रेट एंड क्लियर। मैं समझना चाह रहा हूं आपकी पोजीशन, बिल्कुल साफ आपको बता रहे हैं, आप बोलने दो मेरे को। देखिए, सबसे पहली चीज है, हमारा ये मानना है, हम टीएमसी को सपोर्ट अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी हमारा ये मानना है, सुनिए, बोलने दीजिए मुझे, कि रथ यात्रा का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का बहुत काला रहा है। उनका काला इतिहास, सुनिए, एक बार रथ यात्रा को करके सबसे बुरा इतिहास है, इसलिए सवाल उनके इतिहास आप करेंगे। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि त्रिशूल लेकर यात्रा करना भी कौन होते बोलने वाले काला लाल करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, हर पॉलिटिकल पार्टी। आप कौन होते काला पीला करने वाले? देश में एक सेकंड, अमन जी, अमन जी, अमन जी, न्याय चलेगा, जो नागरिक अमन जी, विवेक, कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे माहौल खराब हो। कोर्ट ने स्पेशली कहा है वो जब भी कोई रैली होती है वो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट ने बीजेपी के लीडर्स को भी कहा कि जाके आप स्टेट के अधिकारी को मिलिए और उनको एफिडेविट दें और उस मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग। वो तो वैसे भी होता है, पुलिस वैसे भी करती है, किसी भी रैली का करती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है। आप अपोजिशन पार्टी दिल्ली में भी होता है, आज जो है दिल्ली में भी होता है, पंजाब में भी होता है, हर जगह वो चर्चा करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। वो चर्चा करने के लिए समय, आशुतोष आपको मुझे पता है खींच है कि 2 से 282 तक कैसे पहुंच गए कोई खींच नहीं है, पर उसको छोड़ दीजिए, इसके लिए मौका नहीं। राहुल जी, राहुल जी, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड में आपसे और अमन जी से चाहता हूं। राहुल जी, आप कोर्ट के फैसले का स्वीकार करते हैं, उसको होने देंगे और कोई रोड़ा अटकाएंगे? और कोई रोड़ा अटकाएंगे या कोर्ट का फैसला सही है उसको मानेंगे? कोर्ट को तो समय बताएगा और कोर्ट का फैसला है। रामनवमी का टाइम, बंगाल में छोटा का बच्चों का हाथ में हथियार था और यहाँ पे सद्दी सरस्वती आके कह गई है जो इन लोग का से बदला लेना है तो अस्त्र शस्त्र लेके निकालो। ये बंगाल में ऐसा माहौल ममता बनर्जी ने कभी क्रिएट करने नहीं देगी, ये सुन लीजिए आप। कोर्ट ने तो आपकी बात नहीं मानी। राहुल जी, आपकी जो भी दलीलें थी वो भाई में आगे कोर्ट में किसी ने आखिरी दलीलें कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गलत आपने खारिज कर दिया। कंपेयर कर रहे हैं, मैंने तहसीन जी आपको बोला कि किसी तरह का कोई हथियार नहीं जाएगा, ये हिंदू धर्म के इथोस को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ बैठ के ये लोग। इसीलिए हाई कोर्ट ने बार बार इंडाइट किया है ममता की सरकार को कि कम्युनल लाइंस पे अपना और मैंने कहा इस यात्रा में कहीं किसी तरह का ना किसी ना कोई प्रोसेशन होगा, तभी ये इनके सारे इमेजिनरी आर्गुमेंट हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। और शहजाद जी, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इन्होंने ये नहीं कहा कि अपील में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको मानने को तैयार है। आज की डिबेट के लिए वक्त इतना ही था और अब अंत में भाई वर्सेस भाई में वक्त हो चला है आज के ट्विटर पोल के नतीजों का। तो देखिए आज के ट्विटर पोल के नतीजे क्या है।
आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। मैं राहुल चक्रवर्ती जी का, विवेक श्रीवास्तव जी, आशुतोष मिश्रा जी, देशरत्न निगम जी और अमन सिन्हा जी, आप लोग भाई वर्सेस भाई राजनीति के इकलौते और पहले पारिवारिक शो में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आखिरी में बस ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग चले हैं सेव डेमोक्रेसी, भारत बचाओ, भारत में लोकतंत्र बचाओ के नारे से, और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र बचाना है तो राजनीतिक एक्टिविटी को होने देना चाहिए, चाहे उसको रथ यात्रा क्यों ना कहा जाए। तो मुझे लगता है कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, आज कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। शायद कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी लोकतंत्र बचाओ की कुछ सलाह और कुछ उनके पास हिदायत होगी। जमहूरियत तभी बचेगी जब हम एक दूसरे का विपक्ष करेंगे, और विपक्ष करने में हम एक दूसरे जो विपक्ष करते हैं उसको हम इज्जत बख्शेंगे। थैंक यू, आप सब हमारे साथ जुड़े भाई वर्सेस। और मैं कहता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं किसी परिवार से हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि लोकतंत्र परिवार तंत्र से ऊपर। बिल्कुल, संघ परिवार।